नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही चौथी पुण्यतिथि के मौके पर रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की चतुर्थ पूर्ण स्मृति में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और प्रभारी मंत्री गोरखपुर श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखड़ा जी, जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल सेवानिवृत्त सीआरपीएफ भदौरिया जी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड श्री राजेश भंडारी जी, जनरल रावत की सुपुत्री श्रीमती कृतिका रावत जी, सुश्री ताजगी रावत जी, सैनिक स्कूल गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री बीएस चौहान जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा श्री पार्थी सेन शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी यहां के शिक्षकगण, सैन्य अधिकारीगण और सैनिक स्कूल के हमारे सभी कैडेट्स, उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का एक दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को
जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर ये फाउंडेशन कर रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना ने सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छूने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उन्हें गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था और कितनी सहजता सरलता थी, बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था जिसमें जनरल बिपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बनी हुई सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने
का ये अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए सैनिक स्कूल परिवार के साथ ही फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता का यह मंत्र, जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीन। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे, तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। यह एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा था, हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कि देश जब अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा भारत चाहिए? क्या कोई सच्चा भारतीय ऐसा होगा जो असुरक्षित भारत चाहता होगा, कमजोर भारत चाहता होगा, गरीब भारत चाहता होगा? नहीं। एक सच्चा भारतीय होगा, वो चाहता होगा कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, मेरा देश विकसित भारत हो, मेरा देश सुरक्षित भारत हो। अगर सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना है? उन्होंने कहा 5 प्रण हर व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये 5 प्रण हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे। पहला, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति। हम भारत के अंदर भारत के दैवीय महापुरुषों का सम्मान करते हैं, भारत के वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं, भारत के महापुरुषों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, उन सबका सम्मान करते हैं। हम राम की परंपरा पर, कृष्ण की परंपरा पर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हर भारतवासी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देता है, उन महापुरुषों को सम्मान देता है जिन्होंने मातृभूमि के लिए कुछ योगदान दिया है। ये हमारी विरासत है। विरासत को नजरअंदाज करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। असमंजस की स्थिति हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रण उन्होंने भारतवर्षों के लिए किया था, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। ये मान करके हम चलते हैं कि जो विदेशी है वो अच्छा है, जो हमारा है वो अच्छा नहीं। ये गुलामी की मानसिकता है। हमारे पास सब कुछ है।
बढ़ते हुए खबरों में आगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की नॉर्वे के स्वास्थ्य मंत्री जॉन क्रिस्टियन वेस्ट्रे से मुलाकात हुई। इस दौरान जॉन क्रिस्टियन वेस्ट्रे ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है। नॉर्वे डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी की ओर मजबूती करने पर लगातार विचार कर रहा है। साथ ही नॉर्वे के स्वास्थ्य मंत्री जॉन क्रिस्टियन वेस्ट्रे ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की अपनी प्राथमिकताओं को भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितियों तंत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्सुक है। उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचे, जनसंख्या स्तरीय सेवा वितरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की उपलब्धियों को अविश्वसनीय बताया। साथ ही साक्षात्कार में वेस्ट्रे ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश डिजिटलीकरण को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उपयोग करने के एक साझा दृष्टिकोण को साझा भी करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार करने के लिए मेक इन इंडिया रणनीति जैसी भारतीय पहलों के मूल में है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मेरा मानना है कि ये जो आपका निर्णय है, सदन का निर्णय है कि वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करें और इस चर्चा के माध्यम से विशेषकर हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा, आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम गान की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, ये सभी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हो। इसलिए मैं आपका और सदन के सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज ये चर्चा यहां पर आकार ले रही है। महोदय, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम की चर्चा, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय,
वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था, और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिली। और ये चिर पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी कई सारे मनुष्यों को इस वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। मान्यवर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगदात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक
आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हरेक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।